बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फूड्स, इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कशन की थी। वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months and afterwards, along with breastfeeding, there is need of something to fulfill the energy gaps for the rapidly growing infants. So in this connection, we will discuss today the role of complementary feeding. These are class agreements, and after going through this lecture, we will be able to define and explain what is complementary feeding and what are complementary foods, their different types, and the right time of introduction. We will also discuss the importance of complementary foods, especially prepared from mixture of foods like cereals, pulses, oil seeds, animal foods, vegetable oils, fats, sugars, and vegetables. We will also see how complementary foods can fill the energy gap and nutrient gaps. What is the importance of snacking during complementary feeding? How much and how often should complementary foods should eat? Stopping breastfeeding and protecting child from diseases, because after exclusive breastfeeding, once we are going to introduce the complementary foods or some family foods, there are more chances of morbidity and mortality due to a lot of infectious diseases and pathogens contributed by these foods. Complementary breastfeeding as well as complementary feeding is a issue for working women. So we will see how we can help working women in this connection. Lastly, practical recommendations for the introduction of complementary foods will be discussed. Complementary feeding means giving other foods in addition to breast milk. यानी 6 माह तक माँ का दूध है, जिसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, और 6 माह के बाद जो है दूध के अलावा जो भी फूड दी जाएगी उसको हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे। और जो फूड दी जाती है इसको कम्प्लीमेंट्री फूड्स कहते हैं। तो प्रोसेस जो है वो फीडिंग कहलाता है, और जो स्टफ दिया जाता है उसको हम कम्प्लीमेंट्री फूड्स कहते हैं। एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग infant diet to include foods and drinks other than breast milk or infant formula. तो इनिशियली भाई इसमें infant formula का वर्ड नहीं था, mainly they were focusing on the breast milk, but later they have added infant formula as well. तो ये वो प्रोसेस है कि जिसमें भाई बच्चा जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है या इन्फेंट फार्मूला पे होता है या मिक्स फीडिंग यूज कर रहा होता है, तो उसकी जो खाना पीना है उसके अंदर हम मजीद एक्सटेंशन करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सम सॉलिड फूड्स और सम ड्रिंक्स। This is basically the transition period. Complementary feeding is basically the transition period between exclusive breastfeeding and the shifting towards the family foods. यानी जो इस वक्त आप लोग खा पी रहे हैं ना, अभी इसको हम फैमिली फूड कहेंगे। और 6 माह की उम्र तक अगर एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग थी तो उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलेंगे। और इस फैमिली फूड की तरफ स्विच होने से पहले तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक जो स्टफ जो है वो बच्चे को दिया जाता है अलॉन्ग विद मदर फीडिंग, उसको हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का नाम देंगे। अब इसकी जरूरत क्यों है ये आगे डिटेल से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यकदम जो है ना बच्चे को लिक्विड फूड से जिसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा था और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मॉडरेशन में थे एज कम्पेयर टू अडल्ट डाइट। अडल्ट डाइट में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल ज्यादा है और बच्चे की डाइट में फैट का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 55% के करीब जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम लिक्विड फूड से उसको
शिफ्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स सेमी सॉलिड, सॉलिड फूड्स विच आर नोन एज फैमिली फूड्स। अब इसमें कई रीजंस आ जाती हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे के जो अभी मस्कुलर सिस्टम है, बच्चे का रीनल सिस्टम है, बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इस काबिल नहीं हुआ इन फूड्स को हैंडल कर सके। इसलिए दरमियान में फिर ऐसी ऐसी कुछ फूड्स लानी पड़ेंगी जो कह लें कि जो लिक्विड फूड्स हैं उनकी तरफ ज्यादा टिल्ट करेंगी, उनकी तरफ उनकी सिमिलैरिटीज जो हैं वो ज्यादा होंगी। तो बेसिकली हम फैमिली फूड्स की कंसिस्टेंसी, फैमिली फूड्स का टेक्सचर इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो। सो बेसिकली बच्चे जो हैं ये 1 साल बाद इस काबिल हो जाते हैं कि फिर वो उनको आप इवन जो हम मैशिंग वगैरह करते हैं फैमिली फूड्स की या उनकी जो टेक्सचर है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं रहती। अच्छा, ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है भाई, जिस वक्त ये ट्रांजिशनल फूड्स भी बोलते हैं इनको, वीनिंग फूड्स भी बोलते हैं और कम्प्लीमेंट्री फूड्स भी कहते हैं, जिस वक्त इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इससे पहले बच्चे की डाइट क्या थी, सिंगल फूड पे कंसिस्ट करती थी और वही उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था। और इसको हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ फूड्स के साथ। और ये वैरायटी ऑफ फूड्स जो हैं ये जो कंपोजिशन है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स उसमें डिफर करती हैं। तो अब इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें कितना गैप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा में ये देखना पड़ेगा कि बच्चा इंक्लाइंड कितना है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तरफ, क्या उसके ऑर्गन्स, उसकी जो कह लें कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो इतने मेच्योर हो चुके हैं कि उसको हम शिफ्ट कर सकें। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इनको जज करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। टू अर्ली अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं वो भी नुकसानदेह है, और अगर इसमें डिले हो जाता है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करने में वो भी नुकसानदेह है। ये चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। So basically, poor nutrition and less than optimum feeding practices during this critical period may increase the risk of faltering. Faltering is basically losing the strength or momentum. यानी बच्चे ने ना एक बड़ा तेज मोमेंटम पकड़ा होता है ग्रोथ का, जिसमें उसका वजन और उसकी हाइट जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही होती है। उसकी ग्रोथ जो है ना वो डिस्टर्ब होती है और इसके नतीजे में फिर अंडरवेट, वेस्टिंग, स्टंटिंग, क्वाशरकोर, मरासमस, ये डिफरेंट नेम्स हैं, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें ज्यादातर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हैं और कैलोरीज के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज भी रिपोर्टेड है, जिनमें आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी टॉप पे है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए, डी, सी, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं अगर हम राइट डिसीजन नहीं कर पाते और टाइमली जो है वो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करते। Nutritional interventions and improved feeding practices targeted infants are among the most cost effective that health professionals can promote. हमने भाई एविडेंस बेस्ड है ना इंटरवेंशंस आपके साथ शेयर की थी, न्यूनेट्स के वाले से भी बात हुई थी, एडोलेसेंट्स के वाले से भी जिक्र हुआ था, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को भी हमने डिस्कस किया था, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के वाले से भी बात हुई थी। तो ये कुछ इंटरवेंशंस यहाँ पे दी गई हैं। इनको अगर इन्फेंसी में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनका बेनिफिट जो है वो ज्यादा नजर आता है। दीज बिकम्स मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कम लागत के साथ, कम खर्चे के साथ हम ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो
ले सकते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो उसके बेटर कंक्लूजन्स होंगे। कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो एक इतना सिंपल टास्क भी नहीं है, एक सिंपल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो अगर ये मल्टी डायमेंशनल है, तो फिर जब बच्चों के लिए फीडिंग गाइडलाइंस जो हैं वो डेवलप की जाती हैं, तो नंबर वन तो ये है कि उनके अंदर इन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, और नंबर टू periodically, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं, तो इसके हिसाब से फिर गाइडलाइंस को जो है वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहना चाहिए। तो बेसिकली कंप्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मदर के रिलेटेड हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदर की जो हाउस वाइफ या वर्किंग नेचर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती है तो डेफिनेटली उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग और डिफिकल्ट होने की वजह से वो फार्मूला फीडिंग को जो है वो प्रेफर करेगी। इस तरह सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा मैटर करता है। इनकम ज्यादा हो तो फिर भी हाई इनकम सोसाइटीज के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। क्या जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं उनकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो इजी है या डिफिकल्ट है, फूड सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा गवर्नमेंटल लेवल पे मदर्स की न्यूट्रिशन के हवाले से काउंसलिंग और एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पेरेंटल बिलीव्स और बिहेवियर्स जो है ना ये भी बड़े मैटर करते हैं, और इवन पेरेंट्स के भी पेरेंट्स भाई जिनको ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, उनके डाइटरी बिलीव्स और बिहेवियर्स भी मैटर कर रहे होते हैं। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की हो तो वो आगे जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी डॉटर्स हैं, उनको भी वो इनकरेज करती हैं। तो बेसिकली फैमिली सिस्टम जो है वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। पेरेंट्स की एजुकेशन जो है वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, और बच्चे के रिलेटेड फैक्टर्स भी बहुत जरूरी हैं कि क्या बच्चा फुल टर्म है या प्री टर्म है। इवन बच्चे की जेंडर जो है वो बड़ी डिसीजन करने में रोल प्ले करती है कि कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो उसकी स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। और इनके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस के अंदर जो प्रोग्रेस होती है वक्त के साथ साथ वो बड़ी मैटर करती है। नए नए एविडेंसेस जो हैं वो जनरेट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स को। हेल्थ प्रोफेशनल्स की एडवाइस मैटर करती है। आजकल मीडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। लोगों में अच्छी या बुरी बातें बड़ी तेजी से कह लें कि मीडिया की वजह से फैल जाती हैं, और सोशल और कल्चरल प्रेशर जो है वो भी बड़ा। तो हमने देखा है कि एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है जिसके अंदर हम सिर्फ एक फैक्टर को, मदर्स को या बच्चों को ज़हन में रख के इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी देखने होंगे, हमें इन्वायरमेंट पे भी फोकस करना होगा, हमें सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी देखना होगा, और हमें जो मीडिया और गवर्नमेंटल एडवाइसेस हैं उनके ऊपर भी फोकस करना होगा। So let's talk about the complementary food types of complementary foods. There are basically two types of complementary foods. First one is specially prepared foods. और ये स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड्स जो है ना ये होममेड भी हो सकती हैं भाई, और इसके साथ साथ जो है वो कमर्शियली भी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिरिलैक का आपके साथ एग्जांपल शेयर की है, तो आप देखते हैं कि एज वाइज भी इन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया हुआ है, ठीक है, 6 माह से पहले, 6 माह के बाद, और अलोन जिसमें चावल, गंदम, और इसके बाद फिर मिक्स फार्म में भी, और इवन रिकवर के नाम से भी अब इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है कि जिसमें अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, डायरिया या इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर उसको ये वाला जो रिकवर के नाम से फार्मूला अवेलेबल है ये दिया जा सकता है। और दूसरा सिस्टम क्या होता है कि जो फैमिली फूड्स हैं जो बड़े खाते हैं उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनकी कंसिस्टेंसी चेंज कर देना,
जैसे ये खिचड़ी वगैरह बना ली जाती है और इसको सॉफ्ट रखना, ठीक है। इसी तरह वर्मेसिली जो है सवैयां हो सकती हैं, ये खीर और फिरनी पुडिंग हो सकती है भाई, ठीक है, दलिया हो सकता है। तो इसमें बेसिकली जो फैमिली फूड्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, उनका टेक्सचर बदल दिया जाता है। बाज दफा जैसे ये राइस है तो इसको मजीद जो है ना बच्चे को खिलाते वक्त इसको मैश कर लेना, ठीक है। तो इससे हिसाब से हम देखें तो कम्प्लीमेंट्री फूड्स की दो टाइप्स बन जाएंगे। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री फूड्स हमें क्यों चाहिए, इसमें दो तीन फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो बच्चे की रैपिड ग्रोथ है। बच्चे का जितना वेट और हाइट जो है वो पहले साल और दूसरे साल में आती है, इतनी रेस्ट ऑफ द लाइफ नजर नहीं आती। तो स्टडीज हमें बताती हैं कि 6 माह तक बच्चा जो है वो वजन डबल कर लेता है और 1 साल तक उसका वजन जो है वो 3 गुना हो जाता है। मतलब कि अगर एक अडल्ट का वेट इस वक्त 150 पाउंड है, तो 1 साल बाद उसको 450 हो जाना चाहिए, थ्री थ्री टाइम्स हो जाना चाहिए, जो कि हमें नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि बच्चों में ग्रोथ जो है वो रैपिड होती है। हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर में फिर ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। इसी तरह लेंथ की बात करें तो 1 साल में तकरीबन 50% बच्चा जो है वो लेंथ गेन करता है। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी बाई बर्थ, उसमें 50% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चे का मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट ट्वाइस हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अडल्ट वन। इसमें अगर आप देखें बच्चे की हार्ट बीट देखें तो वो 120 टू 140 बीट्स पर मिनट एज कम्पेयर टू 70 to 90 इन एडल्ट्स। रेस्पिरेशन रेट 20 to 40 ब्रेथ पर मिनट्स as compared to 15 to 20 breaths per minute. Similarly, energy needs in terms of kilocalories per kg body weight अगर हम देखें तो अडल्ट को जो है वो लेस देन 40 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए, और जो बच्चा है उसको 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। इसका मतलब है ये जो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये बच्चे की, और उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हाई होने की वजह से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज के साथ बढ़ती हैं। और अगर हम इनको फिल नहीं करते तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का गैप एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रिएंट नीड्स ऑफ इन्फेंट्स, यू कैन सी हियर, ये जो ग्रीन कलर में बताया गया अभी, ये 20 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। और इसके साथ अगर आप ये जो कलर्ड फॉर्म में देख रहे हैं बार्स जो हैं पर्पल कलर में, ये बच्चे की मैनी फोल्ड्स रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पेशली विटामिन डी देखें 10 टाइम्स मोर रिक्वायरमेंट्स। और बाकी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अगर आप 50% तक देखें, एनर्जी ऑलमोस्ट डबल, प्रोटीन ऑलमोस्ट 2/3 के हिसाब से, विटामिन ए, विटामिन डी, सी, ई, ठीक है, इसके साथ साथ राइबोफ्लेवन, कैल्शियम, आयोडीन। तो ये न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ तक अगर हम देखें तो इनकी डबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम 5 टाइम्स पे चले जाएं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और आयोडीन, इनकी 5 टाइम्स मोर रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों के हिसाब से देखें तो इस केस में ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द child's nutritional requirements. So to fill the gap between the nutritional needs and the amount provided by the breast milk, there is need something. और ये जो something मैं कह रहा हूँ, these are complementary foods. These are needed to fill the energy gap. The quantity of food needed increases as the child becomes older, and if the gap is not filled, the child will stop growing or growth becomes slow. ये ग्राफ भाई आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर देगा। इसमें एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एज लिखी गई है जो कि 23-24 मंथ तक आप कह सकते हैं, 2 साल तक कह सकते हैं। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो एनर्जी किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से है। तो लेट्स के 2 महीने तक बच्चे की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो 400-450 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी जो है ये येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, द होल रिक्वायरमेंट इज मेट बाय द ब्रेस्ट मिल्क इवन आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। ये देखें द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। लेकिन 6 माह के बाद अगर हम देखें तो ये गैप जो है ना, ये व्हाइट कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉप line is basically the requirement and yellow line is indicating the
nutrients or energy supplied by the breast milk, and white is reflecting the gap. So this gap needs to be filled. ठीक है, और इसमें कम्प्लीमेंट्री फीड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इसी तरह एक न्यूट्रिएंट्स के हम एग्जांपल ले लेते हैं। अमंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है यहाँ पे, आयरन फ्रॉम बर्थ स्टोर्स, यानी बच्चा जो है वो माँ से 5-6 माह तक जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, स्पेशली जो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसी तरह आयरन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 महीने तक इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 100% जो है वो मदर मिल्क जो है वो पूरा कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें 6 से 8 माह या 2 साल की एज में अगर हम देखें तो ये व्हाइट कलर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, गैप को, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ आयरन फ्रॉम मदर मिल्क बिकम्स नेग्लिजिबल। यहाँ पे आपको ये कलर जो है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, पर्पल कलर जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सप्लाई थी मदर मिल्क से वो निग्लिजिबल हो गई है। तो अब यहाँ पे गैप ही गैप एग्जिस्ट करता है, और इस गैप को कौन सी चीजें फिल कर सकती हैं, कंप्लीमेंट्री फूड्स। अब कंप्लीमेंट्री फूड्स में भी हमें देखना होगा कि उनका एनर्जी का लेवल क्या है, ठीक है, और स्पेशली फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो भी इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाती है। आयरन फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो बच्चों को दी जा सकती हैं।